हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि हम लोग इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है मतलब आज हम लोग 1986 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले हम लोग बहुत सारे वीडियो से 8-10 वीडियो से 1982 से शुरू किए हुए हैं और 1986 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो किए हुए हैं, आप जाके उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से कराया गया है और फिजिक्स का सॉल्यूशन इस ढंग से करा दिया गया है कि अगर आप वो 4-5 वीडियो मतलब वो 4-5 साल ईयर को कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन आगे देखिए, आज का ही क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, आज का जो आया हुआ क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला ही है, मतलब सब कुछ से मैं लगभग सिर्फ डेटा चेंज हुआ है। तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि आप वो सब वीडियो जरूर देखेंगे और ये भी वीडियो देखेंगे। और अब मैं कोशिश करूंगा कि केमिस्ट्री का वीडियो बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाइए, तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन ये सब तभी भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, अब जितना ज़्यादा बच्चे आएंगे यहाँ पे देखने, मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। मैं आपसे बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे लाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को लाने का यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि आपको बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा। चलिए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगिस्तान में जो मारीचिका या मिराज जिसको बोलते हैं, बनने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पे तो बनने का कारण जो दिया गया है, ऑप्शन आपका जो होना चाहिए, ये तो मैं पहले भी बताया था कि जो रेगिस्तान में अगर मृगमारिच मतलब मिराज बनता है, उसका मेन कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि पूर्ण आर्थिक परिवर्तन, लेकिन उस तरह का कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है इसमें। और टोटल आंतरिक परिवर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रकाश तभी होगा जब लाइट सीधी रेखा में, जब स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा कि प्रकाश के सरल रेखा के गति से होना चाहिए। ये मृगमारिच होता क्या है? देखिए होता क्या है ना कि रेगिस्तान में जब आप बहुत चिलचिलाती हुई धूप चलती है, तब उस समय आप जब ऐसे चल रहे हो रेगिस्तान में, तो आपको बहुत दूर से ऐसा पता चलेगा कि मान लो आप यहाँ पे हो, तो यहाँ के मतलब कि जो सैंड्स हैं, बालू धूल हैं, वो यहाँ पे आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पानी है और पानी के चक्कर में आप यहाँ से चल दोगे, यहाँ पे आओगे तो आपको पानी मिलेगा नहीं। वहाँ पे पानी एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ दिखता है पानी जैसा। आप अपने तरफ भी इस समय जब गर्मी का, जब चिलचिलाती हुई गर्मी जिसको लूप चलता है जब, तो आप देखिएगा रोड पे, हाईवे पे जब चलेंगे तो आपकी गाड़ी यहाँ पे रहेगी, तो कुछ दूर आगे देखेंगे तो लगेगा कि हाईवे पे पानी है, लेकिन आगे जाएगा तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो इसी घटना को मृगमारिच या मिराज कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? सरल रेखा में, प्रकाश का सरल रेखा में गति करना। अगर ऑप्शन में होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन, तो वो आंसर होता। आप यह बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जब किसी कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 100 प्रति सेकेंड है तो उसका दोलन काल क्या है? कह रहा है कि अगर किसी वाइब्रेट करने वाला ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 100 दे दिया गया है फ्रीक्वेंसी, तो उस समय आपका पूछ रहा है टाइम पीरियड। तो बच्चा जानता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या, ये तो कितना बार क्वेश्चन कर दिए हैं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्यों? देखो होता क्या है ना कि नदी और समुद्र में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो नदी का घनत्व होता है वो समुद्र के घनत्व से कम होता है। नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, मतलब नदी के जल का डेंसिटी कम होता है और समुद्र के वाटर का डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो आपको पता है कि जब वाटर का डेंसिटी बढ़ेगा तो इस पे चलने वाला जो भी नाव है या कुछ भी है वो इजिली फ्लो करेगा, जबकि नदी में का डेंसिटी कम है तो इस पे ये क्या हो जाएगा? डूबने का चांसेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम आपको पढ़ाया भी गया होगा आपके क्लास 10 में कि नदी में तैरना डिफिकल्ट है लेकिन समुद्र में तैरना आसान है। क्यों? क्योंकि समुद्र के वाटर का, जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो ज़्यादा होता है नदी के जल के घनत्व डेंसिटी के अपेक्षाकृत। ठीक है,
तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्या लिखा है कि समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है। यही बात है कि जो जब नदी से वो नाव समुद्र में जाती है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, चूंकि इसका मान लो ये नदी है, नदी तैरते तैरते यहाँ पे समुद्र में आ गई है जहाज, तो इसका घनत्व कम था तो ये वस्तु नीचे थी। अब इसका घनत्व ज्यादा है तो वस्तु को क्या करेगा, ऊपर थोड़ा सा मतलब ऊपर ही रखेगा, तो ये ऊपर थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दरवाजे का हत्थे दरवाजे के छोर पर ही होता है जो कब्जा वाले छोर से अधिक दूर हो, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि जो आप देखे होंगे आपके घर में जनरली जो दरवाजा लगाया जाता है, ये मान लो ये गेट है आपके घर का, ये आपके घर का गेट है, तो आप क्या देखते हो यहाँ पे एक ये होता है और यहाँ पे हुक से फिक्स रहता है, और जो इसका हैंडल बंद करने वाला हैंडल यहाँ पे लगा होता है। तो पूछ रहा है कि ये इतना दूर क्यों लगाते हैं, देखने में सुंदर लगता है इसलिए या किस लिए लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब आपको टॉर्क मतलब बल आघूर्ण बताया था, आघूर्ण टॉर्क, तो बताया था कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स गुने फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स गुने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो टॉर्क आप क्या चाहोगे कि टॉर्क कम लगाना पड़े, जो आपको ज्यादा टॉर्क लगे तो आपको कम बल्ब लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं एक बार, पेज ले लूं। क्या है कि अगर आप यहाँ पे टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस। अब बताओ ये दरवाजा है, यहाँ पे हुक लगा हुआ है, और ये जो हुक मान लो एक बार यहाँ पे लगाओगे या यहाँ पे मान लो कोई बीच में दे दिया, तो यहाँ से ये दूरी कम है और यहाँ से ये दूरी ज्यादा है। तो जितना दूरी ज्यादा होगा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। आपको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि बल आघूर्ण ज्यादा होने के लिए इसको क्या लगाते हैं, इस हुक से जितना दूर हो सके। इसलिए आप अपने घर के दरवाजे में देखेंगे कि जो ये पकड़ने वाला, पकड़ के खोलने बंद करने वाला, ये क्या लगाया जाता है सबसे किनारे पे, क्योंकि वो हुक से उसका दूरी बढ़ सके, और दूरी बढ़ेगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा किया जाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कि उसका गुरुत्व वहां लगाया आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, वहां पे जो तुम वहां पे जो आप जो आघूर्ण लगा रहे हो, बल आघूर्ण मोमेंट लगाते हो या टॉर्क लगाते हो, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से उसको क्या किया जाता है कि वहां पे दूर लगाया जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैं बताया था कि वेक्टर कौन सा होता है, स्केलर कौन सा होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि सदिश राशि है। फोर्स जो होता है वो सदिश राशि है। एनर्जी त्वरण क्या है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग मोमेंटम क्या है, सदिश राशि है। आघूर्ण टॉर्क क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि सब में फोर्स आता है। फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सिर्फ ऊर्जा एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस और मास, वॉल्यूम, ये सब क्या होता था, अदिश राशि होता था। और बल, संवेग, आघूर्ण, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश राशि, मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ऊर्जा एक मतलब एनर्जी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य किस प्रकार का पिंड है। तो सूर्य कह रहा है कि क्या है, सूर्य क्या है, पूछ रहा है कि ग्रह है, मतलब प्लेनेट है, या उपग्रह है, ग्रह है या उपग्रह है, या तारा है, स्टार है, या देवता है, या नक्षत्र है। तो आपको पता है ना कि जो उपग्रह किसको बोलते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य है ना एक प्रकार का तारा है, ठीक है, स्टार है। ये बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, स्टार है। ठीक है, आप समझ गए, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस का आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है। ये तो बहुत बार हो चुका है कि लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है, m इक्वल्स टू, मतलब लेंस का मैग्निफिकेशन पावर पूछ रहा है, तो m इक्वल्स टू v/u, m इक्वल्स टू v/u। और यही अगर पूछता कि दर्पण का क्या होता है, तो m इक्वल्स टू -v/u।
ठीक है, तो आप समझ गए लेंस का आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि आवेग का मात्रक क्या होगा। आवेग मतलब इम्पल्स का मात्रक पूछ रहा है। तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इम्पल्स का मात्रक क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स गुने स्मॉल टाइम। फोर्स इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स, जो फोर्स बहुत वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो जब आप इसका वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और टाइम का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जूल दे रहा है, जूल तो वर्क का है, ओम क्या है, रेसिस्टेंस का है, वाट क्या है, शक्ति का है, और कुलम क्या है, चार्ज का है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें से इम्पल्स मतलब आवेग का कोई भी मात्रक नहीं है। इम्पल्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। पिछले वीडियो में भी ये चीज आया था। तो देख रहे हैं सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो आप ध्यान में रखें, पिछला सारा वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे ऐसे ही हो जाएगा। और अब नया नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है कि आवेग का मात्रक हो गया। इसके बाद कह रहा है कि एक प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो उस पर लगने वाला बल। देखो प्रोटॉन जो होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर आप उसको कहाँ रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र में जब उस पर रखोगे उसको, तो उस पर जो क्या पूछ रहा है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, उस पर लगने वाला बल जो होता है, एक मिनट, उस पर लगने वाला बल बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, अनंत होता है या शून्य होता है। तो उस पर लगने वाला बल जो होता है ना वो शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि उस पर लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है, मतलब कि जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाला ध्वनि, आज का क्वेश्चन ही वैसा है, आज का कोई क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक जिसपे आप लोग टाइम दे सके। भाषणों में प्रयुक्त होने वाला ध्वनि या एम्पलीफायर तथा ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर के द्वारा वक्ता से उत्पन्न ऊर्जा को, देखो क्या करता है, वो वक्ता जो स्पीकर है उसके द्वारा बोले गए एनर्जी को वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर। यही पूछता है कि लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, तो लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो साउंड को मतलब एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर उसको क्या करता है, वक्ता के साउंड को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रतिबल विकृति का परिभाषा लिखे एवं हुक का नियम क्या है। देखो प्रतिबल क्या होता है, जब आप मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब इस पे आप इसको इधर से खींचते हो और इधर से खींचते हो, जब दोनों तरफ से खींचते हो तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे को, आप इधर इसको तोड़ना चाहते हो तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल अंदर में आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। इसी बल को, ये क्या हो गया, बल लगाए आप तो अंदर में उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप बाहरी फोर्स लगाओगे तो उसके मॉलिक्यूल अपने आप को बचाने के लिए एक अंदर की ओर फोर्स लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रतिबल। किसी बाहरी बल के कारण वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक बल को क्या बोलते हैं, प्रतिबल होता है। तो ये प्रतिबल क्या है, एक इंटरनल फोर्स है जो बाहरी बल से उस वस्तु को बचाने के लिए यूज किया जाता है, वो वस्तु खुद ब खुद यूज करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, क्या लिखा हुआ है कि विकृति क्या है, मैं इसका डिफिनेशन नीचे दे दिया हूँ। विकृति को बोलेंगे इंग्लिश में डिफॉर्मेशन। तो जब आप कहीं पे भी कोई फोर्स लगा रहे हो, किसी भी चीज पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, वो उसका शेप क्या होगा, चेंज करेगा। तो क्या कर रहा है कि किसी बाहरी बल के कारण वस्तु में होने वाली विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन या विकृति कहा जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु पर अगर आप कोई बाहरी फोर्स लगा रहे हो तो उसके शेप में कुछ चेंजिंग आ जाएगा। शेप में क्या, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे धक्का दोगे तो इसका शेप ऐसा कुछ हो जाएगा। तो शेप में जो चेंजिंग आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं, विकृति या डिफॉर्मेशन। लास्ट है हुक्स के नियम। हुक्स का नियम क्या होता है, हुक्स कहते हैं कि जितना प्रतिबल लगाओगे, जितना रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। ये मैं तीनों जो इसका डेफिनेशन है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, मैं दिखा दूँ, एक मिनट आप रुक जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पे प्रतिबल का दे दिया हूँ, यहाँ पे ये प्रतिबल, ये विकृति और हुक्स के नियम, तीनों आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दिया आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक ट्रक कुछ खाली तथा कुछ भरे हुए संदूक रख कर भोजन भेजना है, पहले कौन सा रखना चाहिए। कह रहा है कि एक ट्रक है आपके पास, उसको आपको कहीं से मान लो कहीं से कहीं भेजना है, ठीक है, कहीं से कहीं भेजना है। आपके पास दो तरह का संदूक है, दो तरह का ऑब्जेक्ट है, एक तो खाली संदूक है, एक भरा हुआ संदूक है। तो कह रहा है कि आप संदूक को कैसे रखेंगे, पहले भारी नीचे में क्या रखोगे, भारी वाले संदूक को रखोगे कि ऊपर में भारी वाले संदूक को रखोगे। तो देखो होता क्या है कि जब आप देखो ये खाली ऑब्जेक्ट और ये भरा हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें कुछ नहीं है और ये भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, एक मिनट, ये भरा हुआ है, इसमें ये भरा हुआ है और ये खाली है। तो क्या होता है ना, भरा हुआ ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि वो नीचे की ओर ज्यादा, मतलब कि इसके सेंटर ऑफ मास इसका ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। तो जब आप भरे हुए चीज को ऊपर रख दोगे, मान लो पहले खाली खाली सरिया दिए, खाली खाली रख दिए और फिर भरा हुआ चीज को ऊपर रख दिए, तो क्या होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब कभी गाड़ी आगे पीछे या कभी मतलब मान लो ऊंचा खाला होगी तो उस समय गाड़ी का पलटने का डर होगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो भरा हुआ जो संदूक है उसको नीचे में रख देंगे और उसके भरा हुआ संदूक को क्या कर देंगे, नीचे में रख देंगे, और जो खाली संदूक है क्या करेंगे, उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। इस तरह से पहले भरा हुआ सबको रख देंगे इस तरह से, फिर जो खाली है उसको रख देंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गए कि पहले भरा हुआ को नीचे रखेंगे और फिर खाली वाले को ऊपर रखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पहले उत्तर की ओर 3 मीटर देखो और बाद में पूरब की ओर 4 मीटर विस्थापित होता है, तो उस वस्तु का कुल विस्थापन क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन समझने लायक है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन, देखो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले इधर 3 जा रहा है, ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे पहले समझ लेते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, 3 मीटर उत्तर की ओर, तो 3 मीटर उत्तर की ओर पहले ले जाइए। यहाँ पे मैं बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले 3 मीटर पूरब ले जाइए, उत्तर ले जाइए, ये 3 मीटर उत्तर चला गया। फिर वहां से क्या कर रहा है, 4 मीटर पूरब की ओर, 4 मीटर इधर विस्थापित कर दीजिए पूरब की ओर। अब यहाँ से वस्तु शुरू किया था और यहाँ पे पहुंचना था, तो विस्थापन क्या होता है, दोनों के बीच का क्या होता है, मिनिमम दूरी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जब ये 3 है या 4 है तो इसका निकल नहीं जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 √25, √25 का वैल्यू कितना होता है 5। तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, एक कार 30 मीटर की वेग से चल रही है, समान मंदन मतलब रिटार्डेशन के कारण 200 मीटर चलने के बाद उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण का मान क्या होगा और कार्य क्या होगा। त्वरण कह रहा है कि एक कार है जो 30 मीटर पर, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, बाद में बोल रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लग रही है, तो अगर वो 200 मीटर तक चलने के बाद रुक जाती है तो उसका पूछ रहा है आपसे त्वरण मतलब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, आपको यू पता है, भी पता है, तो आप एक्सेल और एस पता है, तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्या हो रहा है देखिए, मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये ए दिया गया है, ए तो पूछ रहा है, यू दिया गया है 30, वी दिया गया है 10 और एस दिया गया है 200 मीटर। तो आपको पता है एस इक्वल्स टू क्या, आपको एक फॉर्मूला याद है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस कितना दिया गया है 200। ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100
माइनस 900 इक्वल्स टू 400 इंटू ए। ये कितना हो जाएगा? माइनस 800 इक्वल्स टू 400 इंटू ए। ये कट जाएगा तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा आपका आंसर, -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है आज के सेट में, और इजी इसलिए लग रहा है कि हम लोग पीछे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो हो गया, पत्थर को ऊपर फेंका जाता है, कुछ ऊंचाई तक पहुंचकर वह पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। पूरी, अच्छा यहाँ पे कार्य भी पूछा था, तो फोर्स आपको पता चल गया, तो फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट आपको क्या पता चल गया? एक्सेलरेशन पता चल गया, तो आप निकाल लेंगे। इस कार्य में लगा समय ज्ञात करना है, सॉरी टाइम निकालना है, तो टाइम आप निकाल लेंगे। S इक्वल्स टू ut प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर, आपको S भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, सॉरी t निकालना है और सब कुछ पता है, तो आप उस फॉर्मूला से t निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है और कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर वह पुनः पृथ्वी पर गिर जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा में कौन कौन सा परिवर्तन होता है? देखो होता क्या है, ये मान लो एक पत्थर है, इसको आप ऊपर, एक पत्थर को ऊपर आप जब फेंकते हैं तो पत्थर पहले यहाँ था और फिर यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे था तो वो क्या था, इसका एच का वैल्यू क्या था? 0 था। v इसको तो आप कुछ दिए थे, तो यहाँ पे h 0 था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। देखो पोटेंशियल एनर्जी तभी काम करेगा जब उसके पास h होगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी काम करेगा जब उसके पास v होगा। तो जब h 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से आप फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ दे रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा उसमें क्या होगा कि उसका हाइट बढ़ते जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, और उसका वेलोसिटी घटेगा क्योंकि अर्थ उसको अपने तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ते 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 यहाँ पे जाके वस्तु एक जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, और उससे ऊपर वस्तु नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वस्तु गिरना शुरू हो जाएगा, तो जब गिरना शुरू होगा तब पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि हाइट क्या होने लगेगा? वस्तु का घटने लगेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी घटता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी घटता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में वस्तु का हर पॉइंट पे क्या होता है? टोटल एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट होता है। ठीक है, आप समझ गए? इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष एवं फोकस वक्रता केंद्र पर के तथा फोकस के बीच एक टॉर्च का बल्ब जलाता है तो प्रतिबिंब कहाँ स्थिति होगा? इसको तो मैं 1000 बार बता चुका हूं, ये मैं इस बार नहीं बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा वो जाके लाइट वाला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जो एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे क्या किया गया, अपलोड किया गया है, उस चैप्टर को आप जरूर देखेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिजली की स्त्री 125 ओम का प्रतिरोध नाइक्रोम का तार लगा हुआ है, 220 वोल्ट 2 घंटे जलाने पर कितनी विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा? ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूं। यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया गया है? आपको रेसिस्टेंस दे दिया गया है 125 वोल्ट दे दिया गया है, कितना? 250, और टाइम क्या दे दिया गया है? आपको टाइम दे दिया गया है 2 आवर। तो पूछ रहा है कितना एनर्जी क्या यहाँ पे कंजप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको कितना पावर खर्च हो रहा है, पावर को अगर टाइम से गुना कर देते हैं तो एनर्जी निकल जाता है। और पावर का फॉर्मूला मैं बता के थक गया। पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बताइए?
आप पावर का ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, पावर इक्वल्स टू, पावर का 3 फॉर्मूला मैं बताया था, पावर इक्वल्स टू यहाँ पे v और r है, तो पावर का फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई r। तो v का वैल्यू कितना दिया गया है, 250 इंटू 250 अपॉन r कितना दिया गया है, 125। 125 से 2 बार में कट जाएगा तो 25, 225 दूनी मतलब 250 दूनी 2, तो 500 क्या हो जाएगा पावर। पावर क्या हो गया 500 वाट या किलोवाट। पावर हो गया 500 वाट, पावर आ गया आपका 500 वाट। अब इसको अगर टाइम से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। पावर को टाइम से एनर्जी कर देंगे तो 1000 वाट आवर हो जाएगा, इतना एनर्जी यूज होगा। और इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोवाट आवर आ जाएगा। और 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट का एनर्जी का कंजप्शन होगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था आज के वीडियो के लिए, इतना ही। और आप देखते रहिए विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और आप अगर और अच्छा से अच्छा वीडियो चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे लाइए और मोटा मोटिवेशन बढ़ाइए। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम कब होगा, लेकिन एग्जाम होगा। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ते रहिए। और आपको अब तो बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, आप खुद से भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।